अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers. ये हाथ तुम्हारा ऐसा कैसे हो गया? जैसे लगान पिक्चर में जो स्पिनर था एक। बस वही स्पिन बॉलिंग की तैयारी कर रहा हूँ हाँ, क्या खबर बताओ। सर। हाँ, चखने चर्चा अरे 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 अरे, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमीरी छलक रही है, देखो तीन तीन चखने। तो म्यूजिक के साथ पेश किया जाए। नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। आपका नाम क्या है भैया? इस जन्म में हाँ, महेंद्र, मेरा नाम निपेंद्र। नृपेंद्र, नहीं ऐसे जनरल उसमें आ जाता है। नृपेंद्र, निपेंद्र। नृपेंद्र। अब पाकिस्तान को दर्द दर्द नाम वालों से टेंशन हो गई, इसलिए मैंने याद दिलवा दिया। नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र, मुझे नफरत हो गई है। नरेंद्र बिरवाल है सर, हमारे इंडियन बॉक्सर और इंडियन आर्मी में सूबेदार भी हैं। उनकी एक पाकिस्तानी बॉक्सर से फाइट हुई। बोला तुम्हारा नाम भी नरेंद्र, तुम्हारे कोच का नाम भी नरेंद्र, तुम्हारे प्रधानमंत्री का भी नाम नरेंद्र। मुझे तो नफरत हो गई है इस नरेंद्र नाम से। ये न्यूज में भी आया था ना। He was narrating this in front of the Prime Minister. कल प्रधानमंत्री। तो ये नफरत इसलिए हो गई क्योंकि उसने कूटा पाकिस्तानी को, नहीं कूटा। कूटा तभी तो अभी तो नफरत हो गई उसको। तो कह रहा है ये क्या इसीलिए पाकिस्तानी ऐसे, ये जो पाकिस्तानी करते हैं ना ऐसे, इसीलिए पाकिस्तानी फेमस होते हैं। कोई पाकिस्तानी ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें हरा दिया, नहीं, मुझे नफरत हो गई। नफरत हो गई, फिर तुमने क्या उखाड़ लिया भाई? नफरत हो गई तुम्हें बस। हाँ जी। और एक प्लेयर और था सर कल। हाँ। वो आसाम से अपनी बॉक्सर एक लवलीना, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वो एक रेस्टोरेंट में गए थे सर, एक घटना घट गई थी स्कॉटलैंड में ही। हाँ, तो मैच के बाद तो वहाँ पे जो नक्शा था, जो रेस्टोरेंट का जो मैप है, वो रेस्टोरेंट जो है उसका नाम है मिस्टर सिंह, रेस्टोरेंट का नाम है। उसमें जो मैप दिखाया गया था उसमें नॉर्थ ईस्ट नहीं था और पीओके नहीं था, और उसका मेन लोगो है रेस्टोरेंट। तो लवलीना ने बोला कि भाई ये क्या है ये, और इसमें तो नक्शा ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट का। तो उन्होंने माफी मांगी, बोला सही कर देंगे, और सही कर दिया। पूरा इंडिया का नक्शा डाल दिया है सिंह रेस्टोरेंट वालों ने। तो कल मोदी जी ने बोला कि आपने इतने जीत के बीच में एक जगह फोकस किया और बहुत ही जबरदस्त काम किया। ना बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो भी है, ये अगर इंडियन है जिसने किया है तो उसको अकल नहीं थी। इंडिया मूल के हैं, अंबाला से गए थे वो, कहीं से गए हों इंडिया, अगर आप इंडिया मूल के हों, अगर आपके 5 पुश्त पहले और लाहौर से आए थे, कहीं से भी आपके 5 पुश्त पहले, मैं बोल रहा हूं कि कहीं से भी आए हों, कुछ भी हो, अगर आपका खून का एक कतरा भी आपका इंडियन है तो यू कैन नॉट टॉलरेट। यार इस धरती को माँ बोलते हैं, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है। खैर सर, और उस रेस्टोरेंट में सर ऐसा नहीं है कि ये भारतीय प्लेयर पहली बार गए हैं या कोई इंडियन पहली बार गया है, गए काफी हैं। खैर सर, पाकिस्तान का मैं होता तो खोपचे में ले जाता 2 मिनट के अंदर। क्या बेटा इधर आ जा जरा। हाँ, खैर सर, पाकिस्तानी सर डिक्ची डिक्ची डिश से याद आया सर कि पाकिस्तानियों ने गाना लॉन्च किया था। वो तो तुरंत ही कर देते हैं सर कार्रवाई। मतलब कुछ तो है सर। तो भोजपुरी म्यूजिक कैसेट वाले होते हैं जो तुरंत कॉकरोच पे बना दे, किसी पे बना दे, तुरंत पटना में बैठ भोजपुरी में गाना बना कॉकरोच पे। और अरे वो मंत्रिया इस्तीफा दे कुर्सी धैले बा, इस्तीफा नहीं खे दे, गाना कॉकरोच भग गई। फिर कॉकरोच के विरोध में बाहर देखिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री सर कभी वो नहीं करती। ओ भाई पटना में बैठ के, पटना भी नहीं आना पड़ता हम लोग को, कहीं बैठ के सर। हाँ? लोकल कहीं गांवों में स्टूडियो उससे भी आगे पाकिस्तान चला गया। अभी साइन कर ही रहा बंदा, इतने में तो लॉन्च गाना लॉन्च। ये DGSPR वाला ना। हाँ,
सबसे बड़ा मिरासी वही है, DGISPR। मैं बता रहा हूं, इस आदमी के तबला बजता नहीं है, थिरकना शुरू कर देता है DGISPR, अहमद शरीफ चौधरी। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आई डोंट अंडरस्टैंड, हर चीज पे तराने, ये गाने में बहुत आगे हैं ये पाकिस्तानी इन मामले में ना, जो DGISPR ने गाना लॉन्च कर दिया। और पता है इस पूरा जो मैका डिफेंस डील है, इसमें सबसे फनी बात क्या है, इन्होंने इसको मैका में करा यानी, और उसमें बोला कि इस्लामिक ब्रदरहुड वाली इन्होंने बातें बोली हैं वो जॉइंट डिक्लेरेशन में ना, तो यानी कि मुस्लिम्स का है ये। और तीनों के तीनों अमेरिका के पिट्ठू हैं। जब मैं कहता हूं कि ईरान के खिलाफ बना है तो पाकिस्तानी मुझे उल्टा कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता, ये बहुत बड़ा कोई जियोपॉलिटिकल, कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी कौन सा नशा करते हैं कि उनको पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस है। इनका तो 14 अगस्त के बाद जब 15 अगस्त आया, इनका दिल टूट जाना चाहिए था। पाकिस्तानियों का टूटता भी है, फिर ये पता नहीं कुछ नशा करते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, कुछ तो भी करते हैं। अब देखो छोटी सी बात, तुर्की नेटो का मेंबर है, तुर्की नेटो का मेंबर है। तुर्की ने अब भी बोला है कि हाँ ठीक है, हम S-400 खत्म कर देंगे, दे देंगे, बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे, हमें F-35 दे दो। अमेरिका का एकदम जिसको कहते हैं बगल बच्चा है तुर्की, बिल्कुल यूरोपियन कंट्री है। ओके, और तीसरी चीज, इन्होंने ही बोला डोनाल्ड ट्रंप को कि अहमद अल शरा है, उसको जरा व्हाइट हाउस बुलाओ। देखिए अपनी स्क्रीन पे, अहमद अल शरा जाता व्हाइट हाउस, अलकायदा का टेररिस्ट। एक तो ये कर रहा है काम वो तुर्की, ठीक है। अब तुर्की अहमद अल शरा को ये बोल रहा, मैं इनको बताता हूं ये जो पूरी डिफेंस इनकी डील हुई है कितनी फर्जीवाड़े की है। यही अहमद अल शरा से बोलता है कि तुम जाके इजराइल के साथ डिफेंस डील साइन करो, और सीरिया कहता है कि हमें डिफेंस डील साइन करनी। ये भी देखिए अपनी स्क्रीन पे। ओके, अब तीसरी बात सुनो, सऊदी अरब जो है सेकंड कंट्री, सऊदी अरब के अंदर कितने यूएस बेसेस हैं? सऊदी अरब का पूरा जो ऑयल की इंडस्ट्री है किसके बेस पर टंगी हुई है? Which was amongst the first countries that said that we will trade in dollars. जब हम पेट्रो डॉलर्स कहते हैं तो पेट्रो डॉलर्स का ये पूरा कॉन्सेप्ट आया कहां से? ट्रेडिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन डॉलर्स। और कहां का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल फेवरेट फील्ड मार्शल है? कौन जाता है बलूचिस्तान के, जिसको जो भी बलूचिस्तान की मिनरल वेल्थ है उसको एक वेटर की तरह प्रेजेंट कर रहा है कि सर आप ये देखिए, जरा चख के देखिए सर, बलूचिस्तान से हम मट्टी लेकर आए हैं, मजा आ जाएगा। कौन है जो पसनी दे रहा है अमेरिकन को? आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये तीनों के तीनों, चाहे सऊदी अरब हो, तुर्की हो, पाकिस्तानी, ये तीनों के तीनों अमेरिका के चेले चपाटे हैं। बस इन्होंने मक्का में साइन करा, क्योंकि मक्का एक मुकद्दस जगह है मुसलमानों के लिए, तो उसकी ब्रांडिंग हो गई। जिस नाम में भी मक्का लिखा होगा तो फिर तो कोई सवाल जवाब होना ही नहीं उसमें, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। एक ये इन्होंने कर दिया, बोला कि इस्लामिक इसको रंग दे दिया, और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, सऊदी अरब हो गया परेशान। और आपने देखा अब्दुल बासित का स्टेटमेंट, कि अमेरिका के आशीर्वाद से हुआ। जरा अब्दुल बासित का स्टेटमेंट सुनो। मैं ये भी समझता हूँ कि ये मुआहदा अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं अमेरिका की आशीर्वाद है इसमें। समझ गए? ये सब फर्जीवाड़ा है। ये डिफेंस डील जो हुई है सब फर्जीवाड़ा है। अमेरिका के बगल बच्चे हैं। अमेरिका तैयार कर रहा है कोalition, इसमें और जाके देश जुड़ेंगे, ठीक है। इस कोalition का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम से लेना देना है तो इनको सबसे पहले ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हमले ईरान पे हो रहे हैं। हमले किसके ऊपर हो रहे हैं? ईरान के ऊपर ना। आप ईरान को क्यों नहीं बोलते कि नहीं हमारा मुसलमान भाई, हम ईरान के साथ खड़े हैं, जान दे देंगे ना। ईरान ने तो बोल भी दिया, तुम्हें अमेरिका नहीं बचा पा रहा, ये क्या बचाएगा? मैं बता, ईरान को सब पता है। ईरान को सब पता है कि पाकिस्तान, मैंने बहुत पहले बोला था ना, पिछले साल मैंने बोला था 2025 में पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। सर एक चौई साहब हैं, जावेद चौई, पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट आए नो जावेद चौई, तो उन्होंने बोला कि ये जो हमला कर दिया था हुती ने, तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला। एक बार सुन ले सर कि हुआ क्या था।
मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर लागू होगा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 जो है ये नेटो का आर्टिकल 5 है, और ये बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ये जो इत्तेहाद है ये भी आर्टिकल 5 के तहत होगा। अब आर्टिकल 5 जो है ना उसके 3 उसकी दफात हैं। एक तो मुसल्ला हमला होना चाहिए, ये नहीं है कि कोई ग्रुप है उसे आके दहशतगर्दी शुरू कर दी है या उसने कोई ड्रोन का प्रॉपर कोई अटैक करना शुरू कर दिया है या एक आध मिसाइल वहां पे दाग दिया। नहीं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह सदाम हुसैन 1990 में कुवैत के अंदर दाखिल हो गया था, इस टाइप का अगर कोई हमला होगा तो फिर ये फुल फ्लज लड़ाई जो है ना, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था 2025 में, इस टाइप का हमला होगा तो फिर ये मुआहदा एक्टिव होगा। अगर छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे तालिबान आगे पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं या टीडीपी यहाँ पे दहशतगर्दी कर रही है या बीएलए दहशतगर्दी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुर्किया भी यहाँ पे आके बैठ जाए और सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे आके बैठ जाए। इस टाइप के जो हमले होते हैं उसको मुल्क खुद कंट्रोल कर सकते हैं और उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो इनको न्यूट्रलाइज कर सके। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो पता नहीं नेटो से मुकाबला कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने बोला आर्टिकल 5 ये कहता है, वो पता नहीं आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि रियासत जब किसी रियासत पे हमला करेगी तब पाकिस्तान सूरत हाल में आएगा, और ये जो प्रॉक्सी वॉर है ये अपना अपना देख लो भाई। ये पाकिस्तानी, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, और जावेद चौधरी भी मदरसे से पढ़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं ये मदरसा छाप है, इसलिए इसको भी अकल नहीं है और ये बेवकूफी की बात करते हैं। कल भी मैंने समझाया था, आज भी मैं समझाता हूं, आर्टिकल 5 का स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये इसने लिफाफा पकड़ा जावेद चौधरी ने आईएसपीआर से, फौजियों का लिफाफा पकड़ा या फौजियों ने जूता भेजा इसके लिए पैक करके पुराना बदबूदार, और इसने बकवास कर दी। आर्टिकल 5 कहां कहता है स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर, कहां कहता है वो? और जब हम बात करते हैं मेका डिफेंस अकॉर्ड की या मेका डिफेंस डील की हम बात करते हैं, अग्रीमेंट की बात करते हैं, उसमें कहां लिखा है स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर? ये जरा दिखा दें। आर्टिकल 5 जब इनिशिएट हुआ है, एक ही बार इनिशिएट हुआ है नेटो का आर्टिकल 5, वो हुआ है 9/11 के बाद। 9/11 के बाद इनिशिएट हुआ है ना। 9/11 कौन से मुल्क ने करा था? वो तो अलकायदा ने करा था, वो तो नॉन स्टेट एक्टर है। एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने 3000 अमेरिकन मार दिया। पूरा आर्टिकल 5 नेटो का। ये पाकिस्तानी इतने झूठे, इतने मक्कार हैं, खासतौर से लाहौरी ना, इतने मक्कार हैं, अभी से ही वो रास्ता निकाल रहे हैं कि पैसे हम पूरे ले लें। लालची के बच्चे पैसे पूरा लेना चाहते हैं, अपना फर्ज नहीं निभाना चाहते। तो ये जावेद चौधरी जैसे जो लिफाफा जर्नलिस्ट है ना, उनको सामने लाया गया है कि तुम जाके जरा इसका जो बेस है, तुम बेस तैयार करो। और क्योंकि पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कोई पाकिस्तानी इतनी जहमत नहीं उठाएगा कि जाके जरा आर्टिकल 5 पढ़ ले। आर्टिकल 5 दे विल नॉट डू इट, नहीं करेंगे पाकिस्तानी यार, उनको समझ में नहीं आएगा आर्टिकल 5 क्या है। और सर एक मोटे से पत्रकार है ना, वो जो उनके साथ बैठे रहते हैं यूएस में, यूएस से, वो तारर, क्या नाम है उनका? तारर। वो कह रहे हैं ये नेटो नहीं है, ये हमारा मैको है। इसको मैको ना, मक्का में हुआ है मैको, ये नेटो मत बोलो इसको। वो खपा हो गए, कह रहे हैं ये नेटो नहीं है, हमारा तो मैको है। सब सुनो, ये सब कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, कल हमने डिस्कस करा था टीसीडी में, ये फर्जी है पूरा मामला, ठीक है। 1950 में अरब लीग बनी थी, 22-23 देश। तो कल आपने बताया था, कल मैंने जो बताया था 22-23 दोस्तों, आप कल का टीसीडी देख लेना, आपको पता लग जाएगा। द चाणक्य डायलॉग्स, अरब लीग बनी थी, कितने 22-23-25 देश एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, एक दूसरे के लिए सर कटा देंगे, एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे। बड़ी लंबी चौड़ी शोले वाली, जय और वीरू वाली डायलॉग बाजी। बस के लिए हटा के लगा दिया है, के लिए हटा के लगा दिया। फिर वहां पे एक दूसरे के लिए जान दे देंगे, नहीं एक दूसरे की जान ले लेंगे। हाँ। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत एडवांस हो गया इसकी। तो बेसिकली क्या है कि इजराइल ने, ये जो डील साइन हो गई 1950 में, इजराइल ने तबीयत से जूते मारे इजिप्ट को, तबीयत से। सीरिया की बिल्कुल हजामत बना दी अच्छी खासी, लेबनान को मार मार के हलवा बना दिया। ये अरब, और तीनों अरब लीग के मेंबर्स हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब जो, और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इन्होंने तब भी ये अरब लीग की बात करते हैं, उसमें अफ्रीका की कंट्री शामिल थी जिनकी लैंग्वेज अरबिक नहीं थी, जिनकी मूल जो भाषा अरबिक नहीं थी, और आपने अरब लीग बोला है इसमें, जाहिर सी बात है। तो अरब लीग मतलब क्या? जो अरब पेनिनसुला है या जो मिडिल ईस्ट है, वहां पे जो अरब कंट्रीज हैं उनको मेंबर होना चाहिए। तो इन्होंने दुनिया भर के लोगों को मेंबर बनाया, कुछ और जगह से भी, कुछ और जगह, सब जगह से इन्होंने मेंबर बनाया।
एक दूसरे की तो गर्दनें उतार रहे थे ये। तब भी अरब लीग में इन्होंने, क्योंकि नॉन अरब्स को भी शामिल कर रहे थे, नॉन अरब्स को भी शामिल कर रहे थे, तब भी इन्होंने, और जबकि तब इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आया था ईरान में 1979 वाला, ये उसके पहले 1950 का है, तब भी इन्होंने ईरान को शामिल नहीं किया। और खैर सर, इस बार जो कंट्री सबसे पहले आई है ना सर निकल के, जो कह रही है कि हम इस्लामिक नेटो का भाग नहीं बनना चाहेंगे, वो इजिप्ट ही है। मिस्टर ने बोला है कि भैया हमें माफ करो दादा, पहले एक बार ले गया था ना वो। और मैं एक बात बताता हूं, अब पाकिस्तानी मीडिया एक झूठ फैला रहा है इजिप्ट के बारे में कि हमने इजिप्ट को क्यों नहीं लिया। ओनली लो आईक्यू लाहौरीज कैन मेक अप द स्टोरी, और इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी फैला दी। LIL, हाँ, लो आईक्यू लाहौरी। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर रॉयटर्स में स्टोरी आ जाए। वो तो फेवरेट, वो तो अपने लिफाफा पहुंचाया रॉयटर्स ने स्टोरी लिखी। मैं बताता हूं, इन्होंने बोला कि पाकिस्तान और तुर्की ने एक बहुत खुफिया प्लान बनाया, और चुपचाप से उस खुफिया प्लान के तहत इन्होंने एक, थोड़ा सा म्यूजिक तेज करो। नहीं सर, फिर आवाज नहीं। नहीं कोई बात नहीं, तुम ये वाला माहौल देखो, माहौल जरूरी है। देखो ये म्यूजिक नहीं, वहां तो वो आएगा वो जो पता नहीं क्या गाने में डाला हुआ है अरबिक टाइप, समझ में नहीं पता, आया। इसलिए यही वाला करेंगे। पाकिस्तान हाँ सर, चलिए, विश्व, पता नहीं क्या क्या गाना था वो। ये अरेबिक है ये। चलिए सर, बताइए सर। हाँ। खुफिया प्लान बनाया तो इन लोगों ने, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का चूरन है ये, कि जनाब एक पाकिस्तान और तुर्की ने एक बहुत खुफिया प्लान बनाया। तो टन तो यार तुम कैसे आदमी हो यार। बस अब रुक जाओ, अब दूसरा प्लान है। इन्होंने एक ऐसी झूठी मूठी जानकारी इजिप्ट को दे दी। डिग 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 डिश। इजिप्ट ने क्या करा आपको पता है? इजिप्ट ने फट से जाके अमेरिका और इसराइल को बात बता दी। इनको पता लग गया कि इजिप्ट भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि इसराइल का एजेंट है। बस ये है लाहौरी दिमाग। पूरा म्यूजिक अच्छा लगा हमको। ये लाहौरी दिमाग है। क्या म्यूजिक में भूल जाऊंगा। LIL हो गया। सेम टू सेम इसको उठा के गाना भी बना सकते हैं वो। क्या? हाँ खैर, तो सर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कैसे रची जा रही है, इस पे गाना आ सकता है पाकिस्तानी तरफ से तुरंत। मैं कॉपीराइट मार दूंगा। एक तो मैं बता रहा हूँ सर, चलते हैं थोड़ा सा सर दूसरी तरफ। कितने? कल एक थी दूजा बैगर आस पड़ोस में, चलते हैं सर। कल 2 बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हुई हैं सर। हाँ बोलो ना। एक बालेन शाह से मिले हैं हमारे इंडिया के एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव सर। उधर तारिक रहमान से मुलाकात हुई है दिनेश त्रिवेदी सर की। मुझे एक बात नहीं पता, यही बालेन शाह तो मना कर रहा था फॉरेन सेक्रेटरी से मिलना। और फॉरेन सेक्रेटरी बॉस होता है जितने भी एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरी इज अ वेरी सीनियर पर्सन है। मिस्टर विक्रम मिस्री से नहीं मिला बालेन शाह, क्योंकि जेनजी का रैपर है ये, जेनजी का रैपर। इसको भी किसी ने फालतू में चढ़ा दिया। ये अपने आप को एक्चुअली बहुत बड़ा आदमी समझने लग गया। एनीवे, फिर क्या हुआ? फिर बोला है कि देखिए हम जो है डेवलपमेंट करेंगे, साथ में कोऑपरेशन से सरकार चलाएंगे। असल में मालिक ये हो रहा है कि इंडिया से थोड़ा सा दुश्मनी कर लिए तो यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। सच्चाई तो कौन कह रहा? बालेन शाह? नहीं, ये सच्चाई है सर, बैक ऑन द वो। असल में वो कल्चरल डेवलपमेंट, व्यापार, बायलैटरल रिलेशंस। मैं तो ये नहीं जानना, मुझे ये समझ में नहीं आई कि बालेन शाह जो प्रधानमंत्री है नेपाल का, उसने सबसे पहले मना क्यों करा मिस्टर विक्रम मिस्री से मिलने के लिए? कोई आदमी आपके घर आ रहा है, कह रहा है सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप इतने बड़े 30 मार खान हो गए। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, इसका मतलब वो सिर्फ दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं, राष्ट्रपतियों से मिलते हैं, और किसी से मिलते ही नहीं है। मोदी जी 2-1 दिन में 100 लोगों से मिलते हैं। इट्स वेरी रेयरली दैट अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, तब उनसे मिला। वो हो सकता ये है पता नहीं, ये रेडियो, ये जो कॉमेडी करता है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो भी करता है बालेन शाह, या रैपर है सर, रैपर है, ये इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई, यू हैव टू मीट एवरीबॉडी, यू आर अ पॉलिटिशियन। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको सब, ट्रंप मिलता है लोगों से, आपने नहीं देखा ट्रंप? क्या ट्रंप सिर्फ ये कहता है कि मैं व्हाइट हाउस में बैठूं? वो पत्रकारों से भी मिल रहा है, और लोगों से भी मिल रहा है, कोई कहीं से कोई आया उससे भी मिल रहा है, सबसे। और फिर सर अपनी हालत तो देखो कि आप यहाँ तो आप बहुत बड़े रॉक हो, आप किसी से नहीं मिलोगे। हाँ। एकदम दूसरे हाथ। नहीं, मुझे पता है सर, उसकी मजबूरी थी। उस टाइम पे उसके 1-2 गाने पेंडिंग थे, वो कंपोज कर रहा था, इसलिए कहा कि देखिए मैं नहीं मिल सकता। मैं अभी लेटेस्ट क्या हुआ, फिर किससे मिला ये?
उसके बाद सर अगली मीटिंग शाम को ही उसकी चाइनीज एम्बेसडर से हुई है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं पहले इसने बोला कि विक्रम मिश्री साहब से नहीं मिलूंगा। उसके बाद फिर ये किससे मिला? ये एम्बेसडर है हमारे इंडिया के नेपाल में, नवीन श्रीवास्तव सर, उनसे मिला। He refused to meet Ambassador Srivastava's boss. Yes. But he met Ambassador Srivastava. He said कि लेवल के आदमी से। भाई, Ambassador Srivastava will be far more educated than Balen Shah. Anyway, forget about it. और बताओ। और उसके बाद वो चाइनीज से मिला। असल में सर मैं आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं नेपाल के लोगों को, जो हमारी कॉन्वर्सेशन है आप इसको गलत मत समझना, मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत इज्जत है, ठीक है। नेपाल, मेरा पूरा सेंटेंस सुनना, वरना ये जो पाकिस्तानी है ना, ये पागल के बच्चे, ये काट काट के चलाएंगे, तो पूरा सेंटेंस सुनना मेरा। नेपाल भारत का, भारत नेपाल का, समझ गए? नेपाल बिलोंग्स टू इंडिया एंड इंडिया बिलोंग्स टू नेपाल, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और ये प्रधानमंत्री पता नहीं कैसा पाल के रखा है आपने। इज एन इमेच्योर पर्सन एंड हाउ कुड यू इलेक्ट अ रैपर? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो यो बेबी करके वो फॉरेन पॉलिसी ऐसे चला रहा है। हाँ बोलो आगे। एक ने कॉमेडियन किया तो उसने देश का खस्ता हाल कर दिया। अब इन्होंने रैपर उठा लिया है। तो अब क्या हुआ फिर? बांग्लादेश में क्या हो गया? और बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी सर से मुलाकात होती है, तारिक रहमान की। हाँ, उनको भेजा है सर। हाँ, इससे पहले उन्होंने वहां के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की थी, अब उन्होंने जाके इससे मुलाकात कर ली, तारिक रहमान से। हाँ। ये बहुत डिस्कस हो रहा है कि एक दिन में इंडिया की ये 2 बड़ी बायलैटरल मीटिंग्स और ये तमाम चीजें। नहीं, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि पहले उन्होंने बोला था कि इंडिया को धमकी दी, अगले दिन तेल मांगा उन्होंने, हाँ। डीजल दे दो, चलो ठीक है, फिर धमकी दी, फिर बिजली मांगी। अब क्या हुआ है इसमें? अब कह रहे हैं कि हमें बायलैटरल रिश्ते अच्छे सुधारने चाहिए और हमें बातचीत से हल निकालना अगर बांग्लादेश चाहता है कि रिश्ते अच्छे हों भारत के साथ, क्योंकि भारत भी यही चाहता है, आपके यहां जो लोग हैं उनको बोलो कि मीडिया से बात थोड़ी सी कम करें। मैं बताता हूं कैसे। पूरा अधिकार है बांग्लादेश की सरकार को या उनके किसी भी उसको। देखिए बात यह ना कि आप अगर भारत के खिलाफ बात करेंगे, भारत डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बांग्लादेश में कितनी, पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश में मार्शल लॉ रह चुका है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश इज इवन मोर पॉलिटिकली वॉलेटाइल देन पाकिस्तान और इक्विवेलेंट। आप चाहते हैं भारत के साथ रिश्ते हों, आपके जो ऑफिशियल ऑफिस बेयरर्स हैं वो भारत के खिलाफ बयान देते हैं, रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? भाई कोई ऑपोजिशन वाला कोई बोले या कोई मीडिया वाला बोले, लेट्स से सम देयर इज एन आर्टिकल इन डेली स्टार, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। प्रोथम आलो आपका बहुत रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है, डेली स्टार आपका बहुत एक रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है, वो आर्टिकल लिखते हैं भारत के खिलाफ, समझ में आता है मीडिया हैज एवरी राइट टू क्रिटिसाइज, वेदर मीडिया, बांग्लादेशी मीडिया इज क्रिटिसाइजिंग इंडिया, चाइना, अमेरिका, Tanzania, it is their right. But when you, the government of Bangladesh, wants to have a good relationship with the government of India, अब मैं बोलूं कि मैं निपेंद्र, मैं आपके साथ ना बड़े मधुर संबंध चाहता हूं, बड़े अच्छे रिश्ते चाहता हूं, लेकिन क्या बेकार आदमी है यार निपेंद्र, हो गए मधुर। अब मैं सुनो, मैं मूंगफली खा रहा हूं, अभी आपस में बात हम यहाँ से अपने डिप्लोमेटिक वो थोड़े से डाउन करते हैं। खैर, नेपाल ने सर अभी पिछले कुछ सालों में 600 से ज्यादा चाइनीज को अपने देश से निकाल दिया। उसके बाद सर आता है फिर कि तिब्बत पे एक वहां पे इवेंट होने वाला था, अब वो कैंसिल कर दिया। चाइना से भी कंफ्यूजिंग रिश्ते चला रहा है। मैं आपको बताता हूं, जो नेपाल की लीडरशिप रही है, खास तौर से मैं शुरू करूंगा केपी शर्मा ओली से। ये बुखार पहले प्रचंड को भी था, प्रचंड को भी फीवर चढ़ा था, फिर उसका फीवर डाउन हो गया, फिर चढ़ा, फिर उतर गया। केपी शर्मा ओली इज अ चाइनीज इंटेलिजेंस एसेट। इसकी सरकार काठमांडू में जो चाइनीज एम्बेसी है ना, वहां से चलती थी। दैट लेडी एम्बेसडर, ठीक है, वो हैंडलर थी इसकी। शी वॉज केपी शर्मा ओलीज हैंडलर एंड शी वुड टेल हिम कि ये करना है, वो करना है, नहीं वो सही, यस मैडम मैं कर दूंगा। उसके देखो बात ये है ना कि नेपाल इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं तो 2 तरीके हैं फिर। एक पाकिस्तान वाला तरीका है। पाकिस्तान वाला तरीका क्या है कि वो जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला आपका जो वो है, आप उसको बेचो,
आप कोई इंडस्ट्री मत खड़ी करो, आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई वैक्सीन, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ मत करो, बस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बेचो 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 बेचो। अच्छा, उससे होगा क्या? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है और फिर आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बकवास हो जाती है। ठीक है? आज से 6 महीने पहले लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम नहीं सुना था। कई ऐसे लोग थे, हमने सुना था क्योंकि हमारा तो काम है, हम तो पढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, दे डोंट केयर, दे नेवर केयर्ड व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। टुडे एवरीबॉडी केयर्स। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज्योग्राफी बंद हो गई? नहीं, बंद हो गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज्योग्राफी? नहीं हुई ना। सिमिलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, बाबल मंदेब पे बमबारी चल रही है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट जो है अरामको के, वो कह रहा है कि 33 या कितने % उसने प्रॉफिट। भाई तुमने प्रॉफिट कैसे बनाया? सऊदी अरब ने प्रॉफिट, अरामको ने प्रॉफिट कैसे बनाया? जब तुम्हारा बाबल मंदेब भी ब्लॉक चल रहा है और तुम्हारा वो भी कर लिया उन लोगों ने। तो आप एक चीज को ना, मैं अब नेपाल के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूं, आप एक चीज को इतना मत घिसो। गन्ने को मशीन में 1 बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया, 3 बार डाल दिया, 4 बार डाल दिया, उसके बाद गन्ना नहीं जा सकता मशीन के अंदर, उसके अंदर से जूस नहीं निकलेगा। जो केपी शर्मा ओली टाइप के लोग हैं, इन लोगों ने क्या करा कि हम लोग एक काम करते हैं, बड़ा मजा आएगा, इंडिया भी चाह रहा है, चाइना भी चाह रहा है, तो हम दोनों तरफ से खेलते हैं ना। ऐसा हो नहीं सकता। बेस्ट पॉलिसी फॉर नेपाल, आई एम नोबडी टू टेल नेपाल, नेपाल इज अ सॉवरेन नेशन। बेस्ट पॉलिसी इज नेपाल, द लीडर्स ऑफ नेपाल शुड डू व्हाट इज गुड फॉर नेपाल। आप इंडिया को 1 मिनट कोने में रखिए, चाइना को 1 मिनट कोने में रखिए, जो आपको लॉन्ग टर्म आपकी सॉवरेनिटी मेंटेन करे। प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हो, कोई बात नहीं। आप कहते हैं ना आपको रोड बनवानी है नेपाल में, आपको कुछ करना है, ठीक है, सीधी सी बात है, चाइना बना देगा फ्री में। चाइना सब कुछ कर देगा और चाइना आपको खा जाएगा, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं होता यार। फ्री में कुछ भी नहीं होता। और मेरी एक इंडियन गवर्नमेंट से शिकायत है, मेरी एक शिकायत है नेपाल को लेकर भारतीय सरकार से। अभी तक मैंने नहीं देखा कि जो टॉप 4-5 हमारे मोदी जी के साथ जो 4-5 टॉप मिनिस्टर्स हैं, आई हैव नॉट सीन देम गोइंग टू काठमांडू। आपको जाना चाहिए और आपको पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने चाहिए, यह मैंडेटरी है। आपको जनकपुर जाना होगा, आपको जाना चाहिए। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी प्लीज आप नेपाल का दौरा करिए और श्री पशुपतिनाथ जी में जाके माथा टेकिए, दर्शन करिए वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जियोपॉलिटिक्स, सनातन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिक्स गई भाड़ों में, उसको बाद में हम समझते रहेंगे जियोपॉलिटिक्स को, हेल विद इट। सनातन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, दे शुड हैव गॉन अभी तक। तो मैं तो होकर आया हूं, गए हो वहां पे? नहीं, यू शुड गो। बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्राचीन मंदिर है वो, मजा आ जाएगा। यू विल रियली, चप्पल वप्पल भारी उतार लेते हैं, वो दुकान के अंदर चप्पल रख लेते हैं। मतलब जब हम गए थे तब तो एक दुकान थी, वहां से उसको हमने रिक्वेस्ट करा, फिर आप नंगे पैर जाओ और आप एंटर करो श्री पशुपतिनाथ। जरूर जाएंगे। चले सर। सर एक जगह और जाना है हमें, आज 11 अगस्त भी है, तो हिंगलाज माता भी सर जाना है एक बारी। बनता है, जरूरी है कि आज बलोच पूरी दुनिया में दे आर सेलिब्रेटिंग देयर इंडिपेंडेंस डे। जिन्ना ने फ्रॉड करा था बलोचों के साथ, खान ऑफ कलात के साथ, जिन्ना ने बहुत बड़ा फ्रॉड करा था दोस्तों, और जिन्ना था भी फ्रॉडिया। जिन्ना ने फ्रॉड करा, और हम जितने भी हमारे बलोच भाई बहन हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और एक दिन हम ये चाहते हैं कि क्वेटा में इंडियन एम्बेसी हो, और हम चाहते हैं कि नई दिल्ली में बलूचिस्तान का एम्बेसी हो, और हम चाहते हैं कि हम वीजा लेके आप लोगों से वीजा की रिक्वेस्ट करें, और वीजा लेके हम हिंगलाज माता के दर्शन के लिए बलूचिस्तान आए। ये पेंडिंग है, ये तो रहे। पक्का जाएंगे। बलूचिस्तान आजाद होगा, और अगर हम जिंदा रहे तब तक पक्का बलोच एम्बेसी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हमें वीजा दें। यहां से हम मुंबई से शिप पकड़ के सीधा बाय सी कड़ाक, और वहां से गाड़ी पकड़ के हिंगलाज माता के दर्शन करके आएंगे। शक्तिपीठ है। हाँ, इट्स वेरी दिस थिंग। ठीक है ना, चलिए, हो गया। राम राम भैया। राम राम। जय श्री राम।
बहुत ही जी जबरदस्त, बहुत ही हैरान कौन कह सकते हैं कि जो है गौरवरिया सर से हमें कुछ ना कुछ ऐसी डिटेल मिलती है जो बहुत हैरान कौन होती है। मुझे सबसे हैरान कौन लगा, जावेद चौधरी ने जो बात की थी, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था वो सही है, और मुझे भी ये लगता था कि वाकई ऐसा होगा। आम पाकिस्तान के ऊपर भी अगर इंडिया पाकिस्तान की छोटी मोटी वार जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुई है, तो इसमें भी अगर देखा जाए तो ये सऊदी अरब और तुर्की जो है ये शामिल नहीं होंगे। मेरा भी यही एक जेन माइंड था, और मेजर सर को सुना तो कहीं ना कहीं जो है जेन की वो बत्तियां जो है वो भी रोशन हो गई हैं, कि मैं भी ये समझता था कि ये छोटी मोटी वार में नहीं, ये जैसे ईरान के ऊपर वार आ चुकी है कि ईरान की स्थिति को ही कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ईरान में पूरा स्ट्रक्चर जो है उसे तबाह किया जा रहा है। ईरान का तेहरान शहर पूरा तबाह कर दिया गया। ईरान की कह लो कि कमर तोड़ने की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका चाहता है, इसराइल चाहता है कि ईरान को भी जो शाम की तरह का मुल्क बना दिया जाए, जिसके पास ना टेक्नोलॉजी हो, ना दिफाई आइटम हो, ना उसके पास बड़े बड़े मिसाइल हों, उससे कह लो कि निहत्था करना है। उसके हाथों से वो सारे जो कह लो कि पावरफुल वेपन है वो सारे हटाना चाहते हैं। इस लेवल का अटैक जो है वो किया जा रहा था। तो मैं भी ये समझता था कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी और तुर्की और सऊदी अरब की सरकारों ने ये प्लान बना लिया है कि यूरोप और अमेरिका और इसराइल जो है एक एक मुल्क को जो है आस्ता आस्ता जो है तबाह करता जा रहा है, अपने रास्ते की हर उस रुकावट को खत्म करते जा रहा है। क्योंकि शाम का जो कह लो कि हुआ था, शाम में जो इन्होंने बशर अल असद की जो हुकूमत को गिरा दिया, तो उसके बाद जब ये नए लोग आए तो पूरा स्ट्रक्चर जो था टेक्नोलॉजी का था, या कह लो कि दिफाई लिहाज से था, बड़ी बड़ी शिप थी, वो सारा कुछ जो है इसराइल की जो कह लो कि जंगी तैयारी थे उन्होंने घुस के सारा तबाह कर दिया। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं हमारे हुक्मरानों ने ये चीज देखी कि आने वाला वक्त यहाँ सऊदी अरब का, या पाकिस्तान का, या तुर्की का। सऊदी अरब का तो लगने का चांस कम है, क्योंकि वहां हमारे जो खास मकामात हैं तो सारे मुस्लिम वहां इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए अगला नंबर या तुर्की का है या पाकिस्तान का है। तो इससे पहले मुसलमान जो है, मुझे भी लग रहा था कि ये अपनी एक डिफेंस बना रहे हैं, पर लोग जो मेजर सर ने आर्टिकल 5 को कह लो कि बड़े खोल के बयान किया। जब उन्होंने खोल के बयान किया तो मेरे खुद भी कहीं ना कहीं तबक रोशन हुए हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने हवाला दिया है कि अफगानिस्तान में तो आम थे, कोई मुल्क नहीं था, आम एक तहरीक की तालिबान थे जो अलकायदा वाले थे, जिन्होंने उस टाइम जो है अमेरिका में अटैक किया। तो उसके बाद क्या हुआ, पूरी की पूरी धज्जियां जो है नेटो ने मिलकर उड़ा दी। बाकी बात बिल्कुल मेजर सर की ठीक है कि देखा जाए तो वाकई इसमें कह लो कि नेटो किस तरीके से एक्टिव होगी। कोई मुल्क ने तो अटैक नहीं किया था, आम एक अलकायदा तंजीम तो उसके खिलाफ जो है आगे तो अफगानिस्तान में, और कितने साल 20 साल ये जंग इन्होंने लड़ी यहाँ। तो ये बात है कि वाकई अगर देखा जाए तो इन्होंने जवाब तो सही दिया है जावेद चौधरी साहब को, कि वो कह रहे हैं कि ये जब इस लेवल की जंग होगी तो कहीं ना कहीं फिर जो है ये एग्रीमेंट होगा। पर यह है कि अगर आर्टिकल 5 को आप लेके बीच में आएंगे तो उसका जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि मेजर सर ने कहा कि ऐसी कोई मिसाल जो है नहीं मिलती। बाकी ये कह सकते हैं कि एक अमेरिका के आशीर्वाद से एक कह लो कि एग्रीमेंट हुआ है। तो जब अमेरिका चाहेगा हमारे बीच में ऐसी एक चाल खेलेगा, ये तीनों मुल्क टूट जाएंगे, बाकी ये सारा एग्रीमेंट टूट जाएगा। उसके बाद किसी भी मुल्क को रगड़ा लग सकता है। बाकी ये है कि तुर्की भी काफी ज्यादा ताकतवर है, इतना जो है ईरान ताकतवर नहीं है जितना अगर देखा जाए तुर्की है। तुर्की के पास S-400 जो है वो भी सिस्टम मौजूद है, और भी दिफाई लिहाज से बड़ी टेक्नोलॉजी मौजूद है, और अमेरिका से F-35 जो है वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये है कि आने वाला वक्त जो है हम हो सकता है देखें ना देखें, ये जंगें चलती रहेंगी एक एक करके। जो कह लो कि इसराइल ने ये मुल्क तबाह करने हैं, उसने अपना ग्रेटर इसराइल बनाना है। उसके रास्ते में दो सबसे बड़ी रुकावटें पाकिस्तान और तुर्की है, और उसके साथ अगर देखा जाए सऊदी अरब का भी काफी एरिया जो है, अगर उस नक्शे को देखा जाए, जो नक्शा जो है ग्रेटर इसराइल का आता है, उसमें अगर देखा जाए तो सऊदी अरब का भी बहुत सारा हिस्सा आता है। तो ये किस तरीके से इन्होंने करना है, पूरा प्लान तैयार है उनका। तो इसी डर से जो है ये एग्रीमेंट हो रहे हैं। पर ये है कि ये वाकई बात मेजर सर की बिल्कुल सही है कि ये सारे ही तो अमेरिका के कह लो कि एक कह लो कि गुलाम कह लो कि उसके पक्षपात वाले हैं। तो ये आपस में कैसे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ सकेंगे। तो अमेरिका जब जब चाहेगा इन मुल्कों की सरकारें गिरा देगा, जो खड़ा होगा उसके अंदर से टूट फूट जो है इस लेवल की होगी कि वो संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेजर सर का तज्जिया हमसे स्ट्रॉन्ग है, हम कुछ और सोच रहे थे, और मेजर सर ने जो है कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से ये सारी कह लो कि बातें सामने रखी। इसके बाद अगर देखा जाए तो बड़ी हैरानकुन कह लो कि चीजें हैं आगे अगर देखा जाए। अगर आप नेपाल का और चाइना का और इंडिया का अगर देखें, कंपैरिजन करें, तो नेपाल में जैनजी सरकार बैठी हुई है, और इंडिया के साथ जो है कहीं ना कहीं पहले उन्होंने मुलाकात करने से इनकार किया, फिर एक
और लेवल के बंदे के साथ मुलाकात की। इसमें अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो ताकतवर मुझे लग रहा है, हकीकत को बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने उसी शाम को दोबारा जो है वो मीटिंग की है। तो कहीं ना कहीं क्या लोग जानकारी ली कि आपने इंडिया से किस हवाले से बातचीत की है, क्या जो एग्रीमेंट हुआ है, किस मौके पे है, क्या आपने क्या लोग उनसे बातचीत की है। तो ये है कि इंडिया का कह सकते हैं हकीकत में अगर आप देखें वहां जैनजी सरकार जो आई है वो हो सकता है अभी न्यूट्रल हो, पर आने वाले वक्तों में उसका मेरे ख्याल में झुकाव जो है चाइना की तरफ हो सकता है। जो मेजर सर कह रहे हैं ना कि जो मोदी जी हैं और मोदी जी की टीम जो है, बड़े बड़े सारे लीडर जो है वो नेपाल का खास ख्याल रखें, नेपाल को जो चाहिए उसे फ्री में दें। हो सकता है नेपाली लोगों का, आम आवाम का जहन जो है वो उस तरफ ना जाए। अगर ये यकीन करें और भी बड़े मुल्क जो है चाइना के हथड़े चढ़े हुए हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसके बाद म्यांमार है और बहुत सारे मुल्क जो है उनके साथ हैं। अगर भूटान एक इंडिया के साथ लीगल है, नेपाल के भी बहुत ज्यादा चांस है कि वो भी आने वाले वक्त में चाइना के पक्ष में ज्यादा जा सकता है। तो इसलिए इंडियन सरकार को वाकई स्टडी करना चाहिए कि नेपाल की मुश्किलात को किस तरीके से कम किया जा सके कि नेपाल चाइना के जो हाथे ना चढ़े। और इसके साथ अगर बांग्लादेश देखा जाए तो इसके ऊपर मुझे जो है मेजर सर की बड़ी ही जबरदस्त बात सुनने के लिए मिली है कि वाकई अगर देखा जाए उनके सरकार के कुछ लोग खास जो है वो मिलते हैं, वो बातचीत करते हैं, वो इंडिया से तेल मांगते हैं, कभी इंडिया से अच्छे रिलेशन के लिए मांगते हैं, पर उसी पार्टी के कुछ लोग जो है आके देखें कि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना किसी भी कौम की तो वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। जैसे देखें कि इनके वजीर आजम वो मिल रहे हैं, इंडिया से अच्छे तरह चाहते हैं और उसमें से कोई एमएनए एमपी उठता है और वो इंडिया की तरफ क्या लोग मुंह करके भौंकना शुरू कर दे या इंडिया को लेकर वो टिप्पणियां शुरू गलत कर दे। तो ये क्या रिलेशन आप चाहते हैं, ये क्या आप चाहते हैं? आपका तो मतलब न सर का पता है ना पाँव का पता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो ये है कि नेपाल में भी अगर देखा जाए तो रेडिकल सोच जो है वो बहुत ज्यादा है। और आज तो हमें ये भी सुनने के लिए मिला कि वहां पे भी अगर देखा जाए तो वहां के कह सकते हैं कि बड़े बड़े कह लो कि जो गुजरे हैं, जनरल गुजरे हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा अरसे तक वहां भी हुक्मरानी की है। तो कह लो कि जनरलों के कह लो कि बूट के नीचे जो परवरिश पाई है वो ही सोच जो है आज उनके अंदर मौजूद है। वो ग्रोथ नहीं कर रही है, वो इंडिया से सीख नहीं रही है, वो दुनिया के अच्छे और आत्मनिर्भर मुल्कों से नहीं सीख रहे, इसी वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो बाकी यही सुनने के लिए मिलता है जो कहीं ना कहीं मेजर सर से कि जो दुनिया भर की बेस्ट जियो पॉलिटिक्स होती है ना उस हवाले से अगर देखा जाए तो मेजर सर बात करते हैं। तो इन्होंने तो बहुत सारी राय दे दी है कि ये चाहते हैं कि नेपाल से रिश्ते अच्छे हों, बांग्लादेश से भी अच्छे हों। बाकी मेन है कि दोनों तरफ से ही अगर देखा जाए तो हालात इस लेवल के बने, इंडिया भी कहीं ना कहीं इन मुल्कों को रिस्पेक्ट दे और इनको इनकी क्या लोग जरूरियात पूरी करे। हो सकता है कि ये दोबारा से चीन का हाथ छोड़कर इधर आ सकें। बाकी मेन आज बात एक बड़ी अलग सी जो है मेजर सर ने कर दी है कि ये चाहते हैं कि पशुपति नाथ में भी गए हैं, वहां पे भी इन्होंने एक अच्छी जिंदगी का टाइम गुजारा है। तो ये चाहते हैं कि हंगलाज माता वाला जो कह लो कि एक शक्तिपीठ है तो वहां भी आना चाहते हैं। तो इच्छाएं बड़ी खास हैं कि ये चाहते हैं नया मुल्क बने, नए मुल्क का कह लो कि सिस्टम चल पड़े, फिर हम वीजे मांगे, फिर हम शिप के जरिए इंजॉय करते हुए हंगलाज माता मंदिर की तरफ आए। पर मेरे ख्याल में ये एक लंबा प्रोसीजर है। बांग्ला अगर देखा जाए बलोचिस्तान का चांस तो बहुत कम है मेरे नजदीक, फिर भी अगर बन जाता है तो वहां ना सड़कें हैं ना वहां अच्छा कह लो कि स्ट्रक्चर अभी तक बना हुआ है। हंगलाज माता के अगर आप चले जाएं तो आपको बड़े शहर में कोयटा में ही स्टे मिल सकती है। तो कोयटा अगर देखा जाए तो समुद्र के रास्ते से आए तो कोयटा में आने के लिए 6-7 घंटे जो है एक अच्छी गाड़ी की ड्राइव लग जाती है। तो कैसे आप जो है ये आएंगे, कैसे ये होगा, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप जो है स्टडी करें बलोचिस्तान को, बलोचिस्तान जो है अगर देखा जाए तो बड़े बड़े होटल जो है अभी तक खास नहीं है, बड़े शहर नहीं है, छोटी छोटी बस्तियां, उसमें भी रहने का वो इंतजाम नहीं है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। बाकी कब होता है, क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल जी, बहुत ही कह लें कि मेजर साहब जो हैं इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाते हैं और जिस तरह के हालात चल रहे हैं अभी इन्होंने सारा बताया। इन्होंने बांग्लादेश की बात की है। इन्होंने कहा बांग्लादेश के जो तारिक ज़िया हैं वो मिले हैं जो इंडियन एम्बेसडर हैं उनसे और उसके बाद उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा जी कि वही बात कि पहले धमकियां और बाद में कहते हैं जी कि बिजली कोई नहीं है, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत मांगना शुरू कर दी। ये चीज़ें भी उन्होंने मांगना जो है वो शुरू कर दी। तो हैं तो हमारी तरह ही कहते हैं ना, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में फ़र्क को नहीं है, सेम ऐसा ही है। बस पहले वो अकड़ दिखानी है और बाद में झुक जाना है और फिर मांगना शुरू कर देना। नेपाल की अगर बात करें ना यार, नेपाल जो है एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुक हैं और इतने ज़बरदस्त ताल्लुक हैं इंडिया के साथ के बॉर्डर लाइन जो है वो कोई नहीं है। चौकियाँ बनी हुई हैं लेकिन ये है कि इंडियन लोग वहाँ पे जा सकते हैं और
जो नेपाली हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अवाम दोनों कंट्रियों की जो है ना आपस में बड़ा प्रेम है एक दूसरे का, दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है नेपाल की वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक होना शुरू हो गई है। और पहले वो कहता है जी कि मैंने जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे नीचे वाले बंदे से नहीं मिलना, मैंने प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। अब जो है वहाँ के जो एम्बेसडर इंडियन बैठते हैं नेपाल में, अब उनसे मुलाकात हुई है, बातचीत उसकी हो रही है, तो उसे मिलना चाहिए। सही कहा है मेजर साहब ने कि एज अ प्राइम मिनिस्टर आप, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में हो तो आपको मुलाकातें तो करनी पड़ेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के साथ ही मुलाकात होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज ठीक नहीं है। बाकी हिंगलाज माता के लिए आप लोग आना चाहते हैं तो मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ कि यार हालात इस तरह के हों कि इंडियन जो लोग हैं उनकी बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंगलाज माता के दर्शन करना चाहते हैं, तो उनकी ये इच्छा जो है वो पूरी होनी चाहिए। किसी तरीके हालात जो हैं वो इस तरह के बने कि इंडियन लोगों को वीज़ा मिले और वो अपनी हिंगलाज माता जो है वहाँ पे आएँ, वहाँ पे दर्शन करें, तो बहुत बढ़िया बात होगी। हमारी तरफ से तो आप लोगों का स्वागत है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो वाकई ये चीज़ें तो है। बाकी यह है कि मेजर सर जिस लेवल पे पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो वीज़ा लेकर अगर आप जो बात कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ अगर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टफ भी होगा। बाकी वो जो बात करते हैं वो लीगल है कि बलूचिस्तान बने, बलूचिस्तान मुल्क हो, यहाँ उनकी एम्बेसी इंडिया में हो, इंडिया की एम्बेसी जो है वो देखा जाए कोयटा में हो, तो उसमें वीज़े का फिर तबादला होगा फिर कहीं ना कहीं। तो ये देखते हैं कि ये प्रोसीजर कब से होता है। बाकी यही है कि जो बहुत सारे फिक्रे जो है इन्होंने बीच में ऐसे भी रखे हैं कि इंडियन जो लोग हैं जो मेडल जीत के आए हैं उनकी मोदी जी के साथ जो वार्तालाप हुई है तो उसको लेकर इन्होंने बातचीत की है। तो वाकई अगर देखा जाए जो नक्शे के हवाले से जो बात थी वो बात मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है कि एक इंडियन लड़की जो है वो अपने मुल्क के लिए इस लेवल पे भी जाकर बात कर सकती है कि उनके मुल्क का नक्शा जो है इन्होंने सही तरीके से रखा नहीं था, तो उन्होंने अपने ही उस बंदे को सबक याद दिलवाया, उसे एक कह लो कि टफ टाइम दिया कि आपने ऐसा नहीं करना। तो ये इंडियन लोग हैं, ये कंप्रोमाइज नहीं करते अपने मुल्क के किसी लेवल पे भी कोई बात होती है। तो बहुत जबरदस्त लगा, काफी जबरदस्त वीडियो थी। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।